दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। क्या अमेरिका वाकई ईरान के खिलाफ जंग में उतरने जा रहा है या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं? माना जा रहा है अगले कुछ घंटों में ट्रंप युद्ध को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो लगातार कई राउंड की मीटिंग कर चुके हैं। अगर अमेरिका सीधे युद्ध में उतरता है तो फिर क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ेगी? ये सवाल वर्ल्ड मीडिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आज जिस तरह से इजराइल के खिलाफ ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अब खुद ईरान के खिलाफ मोर्चा संभालने की ओर अपने कदम बढ़ाएगा। ट्रंप की पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर से हुई मुलाकात के सिग्नल भी इस युद्ध से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खबर आज जनहित की कवर स्टोरी है। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। विस्तार से खबरें पहुंचाते हैं आप तक। जनहित में सबसे पहले बात करेंगे उस युद्ध की जो बीते 7 दिन से जारी है और हर दिन भीषण होता चला जा रहा है। जंग का आगाज इजराइल ने किया, जिसके जवाब में अब ईरान की ओर से भी जबरदस्त पलटवार हो रहा है। इजराइल एक के बाद एक ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो जवाब में ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों पर बारूदी प्रहार शुरू कर दिया है। इजराइल ने यह युद्ध ईरान को परमाणु मुक्त करने के मकसद से आरंभ किया, जो अब इतना प्रचंड हो चुका है कि दोनों देशों की फिजाओं में सिर्फ बारूद बह रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आघात, प्रतिघात और रक्तपात का यह सिलसिला रुकेगा या फिर रूस यूक्रेन से भी प्रचंड रुख अख्तियार करेगा। इजराइल के 4 शहरों पर आज ईरान ने भीषण हमला किया है। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मॉडर्न हिटलर कहा है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से मदद मांगना इजराइल की कमजोरी है। इजराइल ने ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया है। 13 जून को ईरानी परमाणु ठिकानों पर इजराइल के हमलों से युद्ध का शंखनाद हुआ था, जो दिन प्रतिदिन और भीषण और भयंकर रूप अख्तियार कर रहा है। ईरान का पलटवार ऐसा है कि इजराइल में भी तबाही मचने लगी है। ईरान ने आज इजराइल पर 7 दिनों का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान ने ऐसा बारूदी तांडव मचाया है कि इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज से लेकर हॉस्पिटल तक निशाने पर हैं। हालांकि ईरान में इजराइल का आघात भी लगातार जारी है। आज इजरायली सेना ने ईरान के परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तबाही की, बर्बादी की ये तस्वीरें, एक दूसरे पर किस तरह से सटीक निशाना साधने की ये तस्वीरें खुद ब खुद सब कुछ बयां कर रही हैं। इजराइल सिर्फ बारूदी जंग ही नहीं लड़ रहा, बल्कि साइबर युद्ध भी छेड़ चुका है और इसी कड़ी में ईरान के टीवी चैनल को ही हैक कर लिया गया। इजराइल का दावा है कि उसका मकसद सिर्फ ईरानी एटमी ठिकानों को नाकाम और निष्क्रिय करना है, जबकि ईरान उसके आम लोगों को निशाना बना रहा है। इसका सबूत आज इजराइल के सोरोका अस्पताल से आया, जहां ईरान की मिसाइल गिरी तो धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। अस्पताल की इमारत में आग लग गई, शीशे चकनाचूर हो गए, दीवारें छतें जमींदोज हो गईं, पूरा हॉस्पिटल तहस नहस हो गया। ऐसी दहशत मची कि लोग जान बचाते हुए नजर आए। आज इजराइल में ईरानी मिसाइल हमले में अलग अलग जगहों पर करीब 176 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल पर हमले के बाद कैसा मंजर सामने आया, अब उसे दिखाते हैं। मिसाइल हमले के बाद एक तरफ धुएं का गुबार उठता दिखा तो दूसरी ओर इमारत की दीवारें मलबों में बदल गईं। हॉस्पिटल को खासा नुकसान पहुंचा है। इस अस्पताल पर हमले से इजराइल की सरकार बेहद गुस्से में है। इजरायली सरकार के मंत्री ईरान को सोरोका अस्पताल पर किए गए मिसाइल हमले की भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिन में खुद नेतन्याहू अस्पताल का दौरा करने पहुंचे थे। Israel is fighting to remove the nuclear and missile threat aimed at our annihilation. We're targeting military sites. We're targeting nuclear sites. We're targeting missile sites. They're targeting a hospital. In this hospital, there are patients who are immobile. They can't even move. Right next to it is a children's ward, a baby's ward, infants. They targeted. इजराइल सरकार ने विदेश मंत्रालय को सोरोका अस्पताल में एक प्रेस ऑपरेशन सेंटर खोलने को कहा है,
ताकि अस्पताल और नागरिकों पर जानबूझकर किए गए हमले को इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश किया जाए। इजराइल के मुताबिक अस्पताल में सिर्फ यहूदी नहीं बल्कि ईसाई और अरब समेत तमाम लोगों का इलाज होता है, लेकिन ईरान ने इसे निशाना बनाकर सारी हदें पार कर दी हैं। जबकि ईरानी समाचार एजेंसी IRNA ने कहा है कि सुबह हुई बमबारी में ईरान का मकसद IDF खुफिया हेडक्वार्टर और सोरोका अस्पताल के पास बने एक बेस को निशाना बनाने का था। Hospital serves over 1 million Israelis, including Bedouins, Jews, Christians, and Arabs alike. Iran targeting civilian centers with ballistic missiles is no surprise for us. They have been openly declaring their desire to destroy the state of Israel for decades now. We continue our operations, striking Iranian nuclear weapons facilities, missile launchers, and military sites. Those who launched it, they don't care. They would kill anybody so long as it's in Israel. So we have answers for them. Your crimes against humanity, your war crimes won't deter us. We will continue. ईरान के इस हमले का जवाब इजराइल ने किस तरह से दिया है, आपको बस चंद सेकंड में दिखाने वाले हैं। अभी आप इजराइल की राजधानी पर ईरान के आक्रमण की सबसे नई तस्वीर देखिए। इजराइल के रडार पर ईरानी राजधानी तेहरान है, तो ईरान के निशाने पर इजरायली सत्ता का केंद्र तेल अवीव, जिसे आयरन डोम जैसे अभेद्य माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम का कवच हासिल है। लेकिन ईरान की मिसाइलें इस कवच को भी भेदने में सफल हो रही हैं। ऐसे में तेल अवीव में हर रोज ईरान की मिसाइलें धमक दे रही हैं, लक्ष्य पर निशाना साध रही हैं। तबाही और बर्बादी की तस्वीरें चारों ओर से सामने आ रही हैं। आप मेरे बगल में इजराइल के दो बड़े शहर तेल अवीव और यरूशलेम की तस्वीरें देख रहे हैं। दोनों शहरों में हर दिन ईरानी मिसाइलें सनसनी मचा रही हैं। इजराइल के मुताबिक ईरान की ओर से अब तक 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। इनमें से ज्यादातर को नाकाम कर दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलें टारगेट को हिट करने में कामयाब भी रहीं। इसका सबूत तेल अवीव में धमाकों की गूंज और यरूशलेम में जंगी सायरन की डरावनी धुन है। ईरान के हमले में राजधानी तेल अवीव और रमतगंज जैसे शहरों की कई बहुमंजिला इमारतों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। जो मिसाइलें इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रहीं, वो सीधे इन इमारतों पर गिरी तो तबाही और बर्बादी का कुछ ऐसा मंजर सामने आया। इन हमलों में करीब 40 लोग जख्मी हुए हैं। ईरान एक मिसाइल सुपर पावर माना जाता है। उसने अब तक फतह एक जैसी सुपरसोनिक मिसाइल से इजराइल में तबाही मचाई है, लेकिन आज ईरानी सेना ने सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल में कहर मचाया। सवाल यह है, क्या ईरान के हथियार गोदाम में फतह मिसाइल की कमी हो गई, जो उसे सेजिल जैसी बैलिस्टिक मिसाइल निकालनी पड़ी है, या फिर सेजिल की विशेष शक्ति की वजह से ईरान ने इसका इस्तेमाल किया है? इस मिसाइल की ताकत आपको दिखाते हैं। सेजिल स्टेज 2 एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है, यानी इसे ईरान अपनी जमीन से ही इजराइल के खिलाफ फायर कर सकता है। इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यह दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देने की ताकत रखता है। सॉलिड फ्यूल से चलने वाली यह मिसाइल 700 किलोग्राम बारूद के साथ हमला करती है। इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने टारगेट की ओर बेहद तेजी से घूम घूम कर हिट करती है। नुकसान के लिहाज से अब भी ईरान में ज्यादा तबाही है, लेकिन आज जिस तरह से इजराइल पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, उससे अब मामला बेहद भयंकर रूप अख्तियार कर रहा है। हो ये रहा था कि ईरान जब इजराइल पर मिसाइल दाग रहा था, तो रास्ते में आने वाले इराक, सीरिया, जॉर्डन में बने अमेरिकी बेस से ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर ढेर कर दिया जा रहा है। लेकिन ईरान लगातार इतनी बड़ी संख्या में हमले कर रहा है कि सभी मिसाइलों को इजराइल और अमेरिकी बेस के लिए अब संभव होता नहीं दिख रहा। यही वजह है कि आज इजराइल को बड़ा नुकसान होता दिखा। एक साथ 4 शहरों पर इजराइल ने मिसाइलों से हिट किया है।
इजराइल के मुताबिक ईरान उसके रिहायशी ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन उसके टारगेट पर सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकाने ही हैं। ऐसे में वो ईरान को युद्ध अपराध का कसूरवार भी ठहरा रहा है। इसी सिलसिले में इजरायली वायुसेना ने ईरान के अराक परमाणु ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की है। यहां इजराइल के लड़ाकू विमानों ने आसमान से बमबारी कर भारी तबाही मचाई। अराक एटमी सेंटर पर धमाके का यह वीडियो भी खुद इजरायली डिफेंस फोर्स ने ही रिलीज किया है। अराक ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 280 किलोमीटर दूर है, जहां हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट है। यहीं के हैवी वाटर से न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ठंडा किया जाता है। इसी प्लांट पर बड़ी तादाद में प्लूटोनियम भी बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल परमाणु हथियारों में किया जाता है। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान ने परमाणु बम बनाने का फैसला लिया तो वो बिना यूरेनियम संवर्धन के ही प्लूटोनियम की मदद से ये कामयाबी हासिल कर सकता है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के साथ साथ राजधानी तेहरान में भी हवाई हमले तेज कर दिए हैं। सिर्फ 24 घंटे में ही इजरायली सेना ने तेहरान पर 3 हमले किए हैं। ईरान में इजराइल के सबसे नए हमलों में सिर्फ तेहरान के ही 40 ठिकानों पर 50 लड़ाकू विमानों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसके बाद तेहरान के आसपास 20 ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें ईरान के हथियार कारखाने और गोदाम शामिल हैं। इजरायली सेना एक बार फिर ईरान के कई मिसाइल गोदामों और मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर्स को भी बर्बाद करने में कामयाब रही। अराक परमाणु ठिकाने के साथ साथ नातांज के करीब एक परमाणु हथियार विकास केंद्र को भी बर्बाद कर दिया गया। ईरान इजराइल की बारूदी जंग के बीच एक घटना भी सामने आई है। दरअसल ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर अचानक महिलाओं के बाल काटते हुए वीडियो चलने लगे। वीडियो में महिलाएं ईरान की महिलाओं से सड़कों पर उतरकर कट्टरपंथी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन की अपील करती देखी गई। असल में ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल ने कुछ देर के लिए उसके सरकारी टीवी चैनल को हैक कर लिया था। इस दौरान टीवी पर अचानक 2022 के वो फुटेज चलने लगे जो महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत के बाद ईरानी महिलाओं के विरोध प्रदर्शन की थी। आपको याद होगा, ईरान में लड़कियों के लिए हिजाब पहनना जरूरी है, आपको याद ही है, और ऐसा नहीं करने पर वहां की मॉरल पुलिस लड़कियों महिलाओं को गिरफ्तार कर लेती है। 22 साल की महसा अमीनी पर हिजाब कानून तोड़ने का आरोप था। इस आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर हिरासत में उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। ईरान और इजराइल की जंग भीषण होती जा रही है। अब तो इसमें अमेरिका के कूदने की आशंका भी काफी तेज हो चली है। इस आशंका को बल उस वक्त मिला जब अमेरिका में डूम्सडे प्लेन यानी E-4B नाइट वॉच उड़ता दिखा। इस प्लेन के हरकत में आने का मतलब परमाणु हमला या फिर किसी अंतिम सैन्य कार्रवाई का संकेत माना जाता है। E-4B नाइट वॉच की अचानक उड़ान के बाद अटकलें तेज हैं कि क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका किसी बड़े हमले का फैसला ले चुका है। E-4B नाइट वॉच लुइसियाना के बर्क्सडेल एयरफोर्स बेस से शाम 6 बजे रवाना हुआ और हवा में 4 घंटे से ज्यादा समय बिताने के बाद रात 10 बजे के बाद मैरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्यूज पर उतारा गया। चूंकि ट्रंप की बिना शर्त सरेंडर वाली अपील को खामने ठुकरा चुके हैं, ऐसे में अब ईरान पर अमेरिका के डायरेक्ट एक्शन का काउंटडाउन माना जा रहा है। इस उड़ान में सामान्य ऑर्डर 6 की बजाय एक नए कॉल साइन ऑर्डर 1 का इस्तेमाल हुआ है, जिसका पहले कभी उपयोग नहीं किया गया। ऐसे में सवाल यह भी है कि ईरान इजराइल युद्ध में अब स्थिति क्या भयावहता की ओर बढ़ती जा रही है। अमेरिका का E-4B डूम्सडे प्लेन यानी प्रलय विमान के नाम से मशहूर E-4B नाइट वॉच एक सुरक्षित मोबाइल कमांड सेंटर के रूप में काम करता है, जिसे परमाणु हमलों और इलेक्ट्रोमैग्नेट तरंगों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जेट 67 सैटेलाइट डिश और एंटीना से लैस है। ये आपात स्थिति में राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के लिए बिना रुके आवाजाही सुनिश्चित करता है। विमान में 3 डेक हैं, जिसमें एक ब्रीफिंग रूम, एक रणनीतिक कॉन्फ्रेंस रूम, एक कम्युनिकेशन जोन और आराम के लिए 18 बंक शामिल हैं। ये प्लेन बिना उतरे 35 घंटे से ज्यादा समय हवा में उड़ान भर सकता है। 9/11 के समय राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस प्लेन का इस्तेमाल किया था।
ऐसे में अब सवाल यह है, क्या ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप भी इसका उपयोग करेंगे? मौजूदा वक्त में भी अमेरिकी वॉर रूम में सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। Anything could happen, right? Of that, sure, that could happen. Well, I have a meeting in the war room in a little while, situation room, as some people call it. So we're going to meet. We're going to see. We're in the midst of it's a terrible thing. I hate to see it. I hate to see all that death, so much death and destruction. I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. I mean, especially with war. אני מבקש להודות לנשיא טראמפ, ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל. אני מודה לו על ההתייצבות לצידנו, אני מודה לו על התמיכה שארצות הברית מסייעת לנו בהגנה על שמי ישראל. אנחנו משוחחים ברציפות, כולל ששוחחנו אמש, שיחה מאוד חמה, ואני מבקש להודות לנשיא טראמפ על הגיבוי. अगर अमेरिका युद्ध में उतरा तो अंजाम और भीषण हो सकता है। जानमाल का नुकसान भयंकर हो सकता है, क्योंकि 6 दिन में ही ईरान के 639 लोग मारे जा चुके हैं, 1329 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। तो वहीं इजराइल में भी 24 लोगों की जान जा चुकी है, 1300 से अधिक लोग जख्मी हैं। अब आगे स्थिति क्या बनेगी इजराइल और ईरान के बीच में? अमेरिका की भूमिका किस रूप में आगे बढ़ेगी? जैसे और जानकारी मिलेगी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अहम खबर, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है। पाकिस्तान अपने देश में आतंकवादियों को पैदा करता है, भारत सहित दुनिया के देशों में उन आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता है। बावजूद इसके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया, वक्त बिताया, कई तरह की डील भी कर डाली। व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ मुनीर के लंच करने का कोई वीडियो या फोटो भी सामने नहीं आया है, लेकिन ये एकमात्र वीडियो सामने है जिसमें सूट बूट पहनकर पाकिस्तानी जनरल को व्हाइट हाउस में भीतर जाते हुए देखा जा सकता है। अभी तक लंच की तस्वीर क्यों सामने नहीं आई, इसके बारे में व्हाइट हाउस बेहतर बता सकता है। वैसे ट्रंप के साथ मुनीर के इस लंच डिप्लोमेसी को लेकर सवालों की बौछार हो चुकी है। आखिर ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में क्यों आमंत्रित किया? इस लंच के बहाने ट्रंप ने मुनीर से क्या डील की है, क्या मांगा? क्या मुनीर के जरिए ट्रंप पाकिस्तान में अपनी दखल बढ़ाना चाहते हैं, या फिर मुनीर के जरिए ईरान पर बड़े हमले की प्लानिंग है? ये कुछ अहम सवाल हैं जो वर्ल्ड मीडिया में इस वक्त सुर्खियों में हैं, और इन सवालों के पीछे अलग अलग वजह भी हैं। एक एक करके इन तमाम सवालों का जवाब हम दुनिया को आज जनहित में देने जा रहे हैं। पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं ताकि पूरी कहानी को आप आसानी से समझ पाएं। 2-3 दिनों से आसिम मुनीर वॉशिंगटन में हैं। जिस होटल में वो ठहरे हैं, उस होटल के बाहर अमेरिका में रहने वाले बलूच संगठन से जुड़े लोग विरोध कर रहे हैं। एक बड़ी सी गाड़ी में नरसंहार करने वाला हत्यारा बताकर बलूच लोग मुनीर को घेर रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर में सिंध फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक सूफी लघारी पोस्टर लहराकर मुनीर को पानी चोर बता रहे हैं। इन तस्वीरों के बारे में ट्रंप को पूरी जानकारी है, बावजूद इसके ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाकर मुनीर के साथ लंच किया है। मुनीर से मुलाकात को लेकर ट्रंप ने जो बयान दिया है, वो बयान पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद पीछे की कहानी भी बताएंगे। Well, they know Iran very well. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war, and I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India, we're working a trade deal with Pakistan, and they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here actually, but now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that 2 smart people, plus they have people on their staff too, but 2 smart people, 2 very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are 2 nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today. लंच के बाद ट्रंप अपने इस बयान में मुनीर को पूरा सम्मान दे रहे हैं, पूरा भाव दे रहे हैं। अमेरिका और भारत के एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ट्रंप एक बिजनेसमैन हैं और वो इस मुलाकात के जरिए बिजनेस का गेम खेल रहे हैं। ट्रंप के इस बिजनेस गेम को आप सोशल मीडिया पोस्ट से भी समझ सकते हैं।
एक सोशल मीडिया पोस्ट साल 2011 का है। तब ट्रंप अमेरिका की सत्ता में नहीं थे। उन्होंने कहा था पाकिस्तान इज नॉट आवर फ्रेंड, मतलब पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। 18 जनवरी 2012 को एक दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप इसी बात को रिपीट करते हैं। वो लिखते हैं पाकिस्तान इज नॉट आवर फ्रेंड, और कल उन्होंने कहा आई लव पाकिस्तान। 13-14 साल पहले सत्ता में आने से पहले ट्रंप की राय अलग थी, अब अलग है। यह आपने इस ट्वीट के जरिए और उनके बयानों के जरिए समझ लिया है। दुनिया को भी समझ में आना चाहिए कि ट्रंप किस विचारधारा के वर्ल्ड लीडर हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली समझे जाने वाले देश के राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्हें खुद नहीं पता कि वो कब क्या कहते हैं, कब क्या करते हैं। अब कहा तो यह भी जा रहा है कि आसिम मुनीर ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का श्रेय ट्रंप को देते हुए उनके लिए शांति के नोबेल पुरस्कार की मांग की है, और ट्रंप ने मुनीर की इसी मांग का सम्मान करते हुए उनको लंच पर बुलाया था। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ इसी डिमांड भर के लिए ट्रंप ने मुनीर को लंच पर बुला लिया होगा, वो भी ये जानते हुए कि भारत और खुद उनके मुल्क में इसको लेकर कितनी तीखी प्रतिक्रिया होगी? इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप वर्ल्ड लीडर के साथ साथ बड़े व्यापारी हैं और वो नफा नुकसान देखकर फैसले लेते हैं। ऐसे में ट्रंप के लंच टेबल पर मुनीर की मौजूदगी को लेकर कुछ थ्योरी इंटरनेशनल मीडिया में चल रही हैं। पहली थ्योरी यह है कि ईरान युद्ध के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की मदद चाहिए। दूसरी थ्योरी मुनीर के साथ लंच की यह है, पाकिस्तान की सत्ता और संसाधन पर ट्रंप अपना नियंत्रण चाहते हैं। तीसरी थ्योरी यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के जिस परमाणु केंद्र को नुकसान पहुंचने की खबर आई थी, उस परमाणु केंद्र का अमेरिका से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ईरान युद्ध में पाकिस्तान के साथ वाली जो पहली थ्योरी है, वो तात्कालिक थ्योरी के तौर पर रजिस्टर होती है। वो इसलिए क्योंकि ईरान के खिलाफ अगर अमेरिका खुलकर युद्ध में उतरता है तो फिर घेराबंदी के लिए पाकिस्तान की मदद की जरूरत होगी। अभी अमेरिका अपने मौजूदा एयरबेस के जरिए इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और यूएई से ईरान को टारगेट कर सकता है। ये तमाम देश और एयरबेस ईरान के एक तरफ है, जबकि दूसरी तरफ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है। ऐसे में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए ट्रंप की चाहत पाकिस्तान के एयरबेस की हो सकती है। दूसरा ये कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका नष्ट करता है तो फिर मलबे को पाकिस्तान शिफ्ट कर सकता है। इसीलिए उन्होंने मुनीर को बुलाकर सीधे सेट किया हो। वर्ल्ड मीडिया में चर्चा है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुनीर से बिना शर्त सैन्य समर्थन मांगा है। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने जिस तरह से ईरान को लेकर मुनीर के अनुभव की चर्चा की है, उससे इसके पुख्ता संकेत भी मिलते हैं। They know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. मुनीर को लंच पर बुलाने के पीछे ईरान वाली थ्योरी तात्कालिक थ्योरी लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस लंच का इस्तेमाल ट्रंप कैसे कर सकते हैं या करने की सोच रहे हैं, उसके बारे में अब जानते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, मुनीर पाकिस्तान की सेना का प्रमुख है। अभी पिछले महीने वहां मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। हर कोई ये जानता है कि पाकिस्तान में असली सरकार सेना चलाती है, वहां का प्रधानमंत्री सेना का महज पपेट है। पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप को भी पता ही होगा इस बात का, लिहाजा ट्रंप ने शहबाज की जगह सीधे मुनीर को ही आमंत्रित कर लिया। ऐसे में एक्सपर्ट जो मान रहे हैं उसके मुताबिक मुनीर के जरिए ट्रंप पाकिस्तान में अपना दखल बढ़ाना चाहते हैं। पुराने संबंधों को जिंदा करके ट्रंप की नजर बलूचिस्तान के उन संसाधनों पर बताई जाती है जिसका दोहन इस वक्त चीन कर रहा है। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के लोग इस थ्योरी को पुख्ता कर रहे हैं। President Trump is confused. He's not a politician. He's a businessman. He is looking in Pakistan, our other resources. That's why he invited to the General Asif Munir. His interest is money. His interest to counter to India. वैसे तो ट्रंप और मुनीर की मुलाकात में मीडिया की एंट्री नहीं थी। चुनिंदा लोगों के बीच लंच का ये कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें छन-छन कर बाहर आई हैं। इसके मुताबिक लंच के दौरान ट्रंप ने मुनीर से कहा कि वो चीन और रूस से दूरी बनाएं। बदले में मुनीर को ट्रंप ने अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी देने का भरोसा दिया है। साथ में आर्थिक मदद देने की भी बात ट्रंप की ओर से कही गई है। हो सकता है मुनीर ट्रंप के साथ इस लंच डील को सत्ता की सीढ़ी मानकर चल रहे हों,
वैसे भी पाकिस्तान इस वक्त कर्ज में चल रहा है और वहां की सत्ता और सेना के खिलाफ जनता में जबरदस्त आक्रोश है। अमेरिका के रक्षा एक्सपर्ट माइकल रूबिन भी मानते हैं कि ट्रंप मुनीर मुलाकात का रिजल्ट कुछ ऐसा ही है। Ultimately, I think Pakistan is acting insincerely to further its own interests. Look, Pakistan is a terrorist state. It's scared to death that it's going to be held accountable for its terrorism. Traditionally, what Pakistan tries to do is embrace the United States in some sort of diplomatic partnership, pretend that they are actually on the same page as the United States in order to win immunity and also to gain hundreds of millions, if not billions of dollars. ये बिल्कुल साफ है कि किसी से अगर कुछ चाहिए तो उसे साधना, उसे साथ लेना जरूरी होता है। और इस वक्त ट्रंप युद्ध में जाने का फैसला लेने वाले हैं, तो हो सकता है उन्होंने इसी मकसद को पूरा करने के लिए मुनीर के साथ ये लंच किया हो। लेकिन इन सब के बीच उस तीसरी थ्योरी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो थ्योरी पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने को लेकर आगे की ओर बढ़ती है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के दौरान 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस को टारगेट किया था। बताया जाता है सरगोधा की पहाड़ी के बीच पाकिस्तान का किराना परमाणु सेंटर है। भारत ने जब उस दिन यहां हमला किया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इसी के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से युद्ध रोकने की गुहार लगाई। सोशल मीडिया पर कई दिनों तक ये दावा होता रहा कि परमाणु सेंटर को नुकसान हुआ। कहा यह जाता है कि इस परमाणु सेंटर का सीधा कनेक्शन अमेरिका से है। इसी वजह से अमेरिका ने उस दिन भारत के हमले के बाद आसिम मुनीर ने फोन पर बातचीत की थी। हो सकता है कि इस थ्योरी की वजह से ही मुनीर पर अमेरिका का प्रेम उमड़ा हो और उन्हें थैंक यू कहने के लिए लंच पर ट्रंप ने बुलाया हो। परमाणु की ये ऐसी मिस्ट्री है जिसका शायद ही कभी मीडिया में खुलासा हो पाए। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने सिर्फ अपने हित को साधने के लिए दुनिया के एक आतंकी मुल्क को सिराखों पर बिठा लिया है? क्या ट्रंप 9/11 को भूल गए हैं? क्या ट्रंप भूल गए कि लादेन कहां छिपा हुआ था? क्या ट्रंप पत्रकार डेनियल पोल की हत्या को भी भूल गए? क्या ट्रंप ये भूल गए कि मसूद अजहर कौन है? हो सकता है अपने निजी स्वार्थ में ट्रंप सब कुछ भूल गए हों, लेकिन अमेरिका के लोग नहीं भूलेंगे। अमेरिका के लोग ये नहीं भूले होंगे कि साल 2001 के 9/11 में कैसे सैकड़ों लोगों की जान इसी पाकिस्तान में छिपे दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी लादेन ने ली थी। अमेरिका में खून की नदी बहाने के बाद सालों तक लादेन इसी पाकिस्तान में छिपा हुआ था। लाखों करोड़ों खर्च करके अमेरिका ने उसे ढेर किया था। इसी अमेरिका के दर्जनों मोस्ट वांटेड इनामी आतंकी पाकिस्तान में छिपे हुए हैं। जिस देश में छिपे लादेन ने अमेरिका के लोगों की जान ली, उस देश के सेना प्रमुख के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ने लंच करके करोड़ों अमेरिकी लोगों को जरूर हैरान और परेशान किया होगा। यह वही आसिम मुनीर है जिसने 16 अप्रैल को 2 नेशन थ्योरी वाला बयान देकर पाकिस्तान के आतंकवादियों को उकसाया और 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला करवाया। ट्रंप को पहलगाम का वो बर्बर हत्याकांड याद नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान न भूला है न भूलेगा। I hope that everyone in the US government will do this. They could not have forgotten the episode of Osama bin Laden so quickly. Osama bin Laden killed over 2,000 people in the 9/11 attacks. And he did so on American soil. He destroyed 2 iconic American buildings. Large numbers of American citizens and those of many other nationalities lost their lives. So in those circumstances, Pakistan's culpability in hiding this man until he was finally found in an army, in a safe house near an army camp in a cantonment city, that is something that could not be that easily forgotten and forgiven by the Americans. आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता दें कि बीते 40 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्दकोश में जो शब्द सबसे ज्यादा सुनाई दिए वो हैं सीज फायर, भारत और पाकिस्तान। ये शब्द ट्रंप की जुबान से कब तक बरसेंगे ये पता नहीं। सीज फायर का क्रेडिट लेने की ट्रंप की ये भूख नोबेल प्राइज की है या फिर खुद का डंका पीटने की, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन उनके इन बयानों ने अमेरिकी मिस्टर प्रेसिडेंट की छवि को नॉन सीरियस प्रेसिडेंट में तब्दील जरूर कर दिया है। अमेरिका में ट्रंप के बारे में यह चर्चा आम हो चली है, लेकिन ट्रंप हैं कि मानते नहीं। 10 और 11 मई को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सबसे पहले भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की जानकारी दी और लगे हाथ क्रेडिट क्लेम किया।
फिर 12 मई से 16 मई तक हर दिन इंटरव्यू और बयानों, कभी अमेरिका की धरती पर, कभी विदेशी जमीन पर सीज फायर का क्रेडिट लेने की बात दोहराते रहे। 21 मई और 30 मई को फिर खुद को सरपंच साबित करने की कोशिश की। मई खत्म हो गया, लेकिन जून में भी ट्रंप सीज फायर का राग अलापते रहे। 7 जून और 13 जून के बाद 18 जून को फिर वही सीज फायर की बात उनकी ओर से दोहराई गई। सीज फायर के ट्रंप के इन दावों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? भारत में ट्रंप के जिन दावों पर सियासी घमासान मचा हुआ है, उसका आधार कितना मजबूत है? सबसे पहले इसे समझने के लिए आप अमेरिका के पूर्व अधिकारी के बयान को सुनें। The problem with Donald Trump is, number one, he doesn't really have a full sense of history. Number two, he's prone to moral equivalence. And number three, he will put other countries' national security below his own desire to win a Nobel Peace Prize. पेंटागन के अधिकारी माइकल रूबिन ने जो कहा है, उस पर ये 3 तस्वीरें भी मुहर लगाती हैं, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर कल की, जब ट्रंप ने 14वीं बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का दावा किया। दूसरी तस्वीर ट्रंप और अमेरिकी खुफिया एजेंसी की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड की है, जिन्हें ट्रंप ने अपनी टीम में चुना था। अब ईरान मुद्दे पर ट्रंप ने उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तीसरी तस्वीर में नजर आ रहे मस्क, जो कभी ट्रंप के बेहद खास थे, अब बेआबरू होकर उनके कूचे से निकल चुके हैं। ट्रंप की कथनी और करनी में काफी अंतर हो चला है। अब जरा लौटते हैं ट्रंप के सीज फायर वाले अलाप पर। अमेरिकी राष्ट्रपति कल मीडिया से मुखातिब हुए। उनसे सवाल पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मेजबानी पर किया गया, लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर से वही पुरानी बातें दोहरा दी, जिसे सुनकर पूरी दुनिया पक चुकी है, पाकिस्तान के सिवाय। After war between Pakistan, I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. 15 सेकेंड के इस बयान में ट्रंप ने 2 बार भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा कर दिया। ट्रंप ने यह बयान ऐसे वक्त पर दिया है जब भारत सरकार ने कुछ घंटे पहले ही आधिकारिक बयान जारी कर सीज फायर में तीसरे पक्ष की भूमिका को खारिज किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि सीज फायर में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। G7 समिट के दौरान भी पीएम मोदी और ट्रंप के फोन पर बात हुई। पीएम मोदी ने सीज फायर पर ट्रंप का भ्रम तोड़ दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। विदेश मंत्रालय भले ही ट्रंप के दावों को खारिज कर रहा हो, अमेरिका में भी ट्रंप के बयान को कोई भाव नहीं दे रहा, लेकिन भारत में ट्रंप के बयानों ने सियासत को सुलगाए जरूर रखा है। सीज फायर पर ट्रंप के हर एक बयान से विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है। पहली तस्वीर बीजेपी के सोशल मीडिया एक्स की है। पीएम मोदी की तस्वीर पोस्ट की है। तस्वीर में लिखा है, भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी तस्वीर कांग्रेस के हैंडल से पोस्ट हुई, जिसमें ट्रंप के दावे को आधार बनाकर पीएम मोदी को निशाना बनाया गया है। 10 मई को सीज फायर के ऐलान के बाद कांग्रेस के तेवर आक्रामक हो चुके हैं। ट्रंप के दावों को भारत सरकार कई मंचों पर कई बार खारिज कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ी हुई है। चर्चा करी है प्रधानमंत्री जी और डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको किसी ने सुना नहीं है। हम तो उनके स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की तरफ से जो सरकार ने स्टेटमेंट दिया है, जो आज छपा अखबारों में, उसका उन्होंने तुरंत खंडन कर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और 14वीं बार किया है कि मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान को बैठाकर व्यापार का डर या लालच दिखाकर समझौता कराया है सीज फायर का, और ये कतई हमको स्वीकार्य नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप 1 दर्जन से भी ज्यादा बार, 13-14 बार ये दावा कर चुके हैं उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, और सार्वजनिक पटल पर खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आकर कहा। जो बात डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से बार बार दोहराते हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री को स्वयं सार्वजनिक रूप से ही देना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं, आपकी ये बात गलत है, आपके दावे गलत हैं। बीजेपी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर रही है।
पूछ रही है, कांग्रेस को भारत सरकार की बजाय ट्रंप की बातों पर भरोसा क्यों है? तो मुझे खुशी है कि ऐसी चर्चाएं कांग्रेस कर रही है जिसका कोई औचित्य नहीं है। अपने गिरेबान में झांके जो जवाब मांगते हैं, क्या उनकी हैसियत प्रधानमंत्री से जवाब मांगने की है? तो जवाब उसी को दिया जाएगा। औचित्यपूर्ण पाया जाएगा तो जवाब जरूर दिया जाएगा। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर सवाल जवाब के लिए पहले ही विशेष सत्र की मांग कर चुकी है, जिसकी संभावना ना के बराबर है। अगले महीने ही मॉनसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी, तब विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप के सीज फायर के दावे ने देश में सियासी युद्ध तेज कर दिया है। तो देश में सियासत लगातार जारी है, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हुए बिहार की सियासत की बात करेंगे। लेकिन बात चुनाव की नहीं होगी, बात होगी राजनीति, विवाद और शादी की। खबर बिहार की राजनीति से। शादी विवाद और आरजेडी से निष्कासित किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव आज पहली बार कैमरे पर सामने आए। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में पहली बार उन्होंने अपना पक्ष रखा है। तेज प्रताप ने कहा कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि विवाद पर उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने परिवार और पार्टी को लपेटा है, उसका असर आगे आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। कभी वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजा, कभी शिव मंदिर में ध्यान लगाकर भगवान का स्मरण। ऐसी तस्वीरों के जरिए सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे तेज प्रताप यादव आखिरकार सबके सामने प्रकट हो गए। 25 दिन से पॉलिटिकल और इमोशनल वनवास झेल रहे तेज प्रताप यादव ने पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद अपने निजी जीवन पर बात करते हुए कहा कि इसका फैसला कोर्ट में होगा। और अपना जीवन का फैसला हम अपने न्यायालय, जो हमारा प्रकरण चल रहा है कोर्ट पे, और बिहार की तमाम जनता पे मैंने छोड़ दिया है। तो हमारा न्याय अब वही जनता करेगी। हालांकि तेज प्रताप यादव ने अपने सियासी भविष्य को लेकर कहा कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन चूंकि खुद लालू यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाला है, इसलिए तेज प्रताप ने कहा कि वो पिता के फैसले का सम्मान करेंगे। तो मैंने तो 4 लाइन का ट्वीट किया ही है, देखा कि किस तरीके से ना तो मैं परिवार में हूँ और ना संगठन में हूँ। बस मैं अभी पार्टी परिवार अलग हो गया, और साथ में अगर जिसका कोई नहीं होता है तो उसके भगवान होते हैं, और भगवान साथ में है। इसके पहले आज तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं। शुरुआत तुमने किया है, अंत मैं करूंगा। झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं। तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। तेज प्रताप यादव कभी जयचंद तो कभी कोई और नाम देकर पहले भी अपने विरोधियों को जवाब देते रहे। हर बार की तरह इस बार भी तेज प्रताप यादव ने ये नहीं बताया कि उनका विरोधी कौन है, पार्टी के अंदर या बाहर। जो मेरे खिलाफ साजिश किया है तो उसको तो बेनकाब मैं करूंगा ही। तो जो साजिश करता है, और जब हमारे पीछे अगर कोई लगा है, आज जो साजिश किया है वो नीचे गिरा है। देखिए, नाम क्या लेना है, आप तो खुद पत्रकार हैं और खुद जानती होंगी हर एक चीज़ों को। तेज प्रताप यादव ने 24 मई को सोशल मीडिया पर अपने साथ अनुष्का यादव नाम की एक लड़की की तस्वीर शेयर करके अपने प्रेम संबंधों का खुलासा किया था। यही तस्वीर सामने आने के बाद लालू परिवार में बवंडर खड़ा हो गया था, जिसके बाद अगले दिन लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करते हुए उनसे हर तरह के संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद तेज प्रताप यादव के एक और महिला से संबंध होने की बात सामने आई थी। हालांकि तेज प्रताप यादव इस मामले को साजिश बता रहे हैं, लेकिन लालू परिवार ने इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साध रखी है। आगे बढ़ेंगे। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन है। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से अपने नेता का जन्मदिन मनाया है, लेकिन इस मौके पर एक तस्वीर सामने आई दिल्ली से, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ताल कटोरा स्टेडियम में रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें 161 कंपनियों ने भाग लिया। कांग्रेस की ओर से आयोजित इस रोजगार मेले में बड़ी संख्या में नौजवान शामिल हुए। मेले में 8,500 युवाओं ने नौकरी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया।
और मौके पर ही करीब 7,500 लोगों का इंटरव्यू भी हो गया, जिसमें 3,500 युवाओं को शॉर्टलिस्ट करके उन्हें आज ही ज्वाइनिंग लेटर भी थमाया गया। और अब बात कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा की। सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड की जांच के लिए 3 सदस्यों की जो कमेटी बनाई थी, उसने इस मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश कर दी। 3 महीने पहले जज साहिब के घर से भारी मात्रा में जले हुए नोटों की तस्वीर सामने आई थी। कमेटी ने माना है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। 500 रुपए के नोटों की जली हुई गड्डियां, और बोरियों में भरे सुलगते नोटों से उठता धुआं। तीन महीने पहले 14 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के सामने आई इन्हीं तस्वीरों ने देश की न्यायिक व्यवस्था की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। हालांकि घर से नोटों का जखीरा सामने आने के बावजूद अब तक जस्टिस यशवंत वर्मा अपने ओहदे पर बने रहे, लेकिन इस मामले की जांच कर रही 3 जजों की कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश कर दी है। जज कैश कांड की जांच कर रही कमेटी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंपी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ दुराचरण के पर्याप्त सबूत होने की बात कही है। जांच के बाद तैयार रिपोर्ट में कमेटी ने कैश मामले पर 2 बड़ी टिप्पणियां की हैं। पहली ये कि नोटों का जखीरा 30 तुगलक क्रिसेंट के स्टोर रूम में मिला था, जो जस्टिस वर्मा का आधिकारिक आवास था। दूसरी बात ये कि स्टोर रूम तक सिर्फ जस्टिस वर्मा और परिवार के सदस्यों को जाने की इजाजत थी। परिवार के अलावा कोई भी वहां नहीं जा सकता था। साथ ही स्टोर रूम की निगरानी की जाती थी। जबकि 14 मार्च को स्टोर रूम में लगी आग और वहां पर बोरों में मिली अर्धजली नोटों की गड्डियों की तस्वीरें सामने आने के बाद जस्टिस वर्मा ने इसको अपने खिलाफ एक साजिश बताते हुए कहा कि इन नोटों की गड्डियों का उनका या उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। जस्टिस वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि स्टोर रूम में कोई भी आ जा सकता था। इस मामले में तब जस्टिस वर्मा ने कहा था कि घटना के दिन वो दिल्ली में नहीं थे। 15 मार्च को जब जस्टिस वर्मा दिल्ली लौटे तो उन्हें वहां कोई नकदी या नोट नहीं मिला था। लेकिन कमेटी की जांच में ये बात सामने आई है कि घटना के बाद जज के निजी सहायक राजेंद्र कार्की ने दमकल की टीम बुलवाई। आग बुझने के बाद स्टोर रूम में बिखरे जले हुए सभी नोट हटवा दिए थे और अग्निशमन कर्मियों को कहा गया था कि वो स्टोर रूम में कैश होने की बात किसी को न बताएं। लेकिन जांच में शामिल 55 में से 10 गवाहों ने जले और आधे जले नोट देखने की बात कबूल की है और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों में भी इस बात की पुष्टि हो गई है। लेकिन वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस यशवंत वर्मा का बचाव करते हुए जांच कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग को कटघरे में खड़े कर दिया है। जब दिल्ली पुलिस आ गई और उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं लॉन्च हुई, कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई, कोई नोट नहीं बरामद हुए, कितने थे, किसके थे, असली थे, नकली थे, किसी को कुछ पता नहीं और दिल्ली पुलिस वहां से चली गई। वैसे कपिल सिब्बल ने जिस रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं उसमें इस बात का भी जिक्र है कि जांच के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा और उनके परिवार की ओर से कैश को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। हालांकि वर्मा के खिलाफ जिस महाभियोग की सिफारिश की गई है उसे केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में लाने की तैयारी कर चुकी है। और अब आज का जनहित मंत्र। ऊंची यात्राएं हमसे वो सब छीन लेती हैं जिन्हें हम कभी छोड़ना नहीं चाहते। यानी ऊंची उड़ान भरने वालों को कई बार मोह के धागे तोड़ने पड़ते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।